तो फाइनली वन पीस चैप्टर 1191 के ट्रांसलेशंस भी आ चुके हैं और ये चैप्टर भी काफी ज्यादा बढ़िया है। और इस चैप्टर के कवर पेज में हम देखते हैं स्ट्रॉ हैट्स को जो कि एक एफ्रो पार्टी में आए होते हैं और इस चैप्टर का नाम है देयर्स स्टिल लोकी। और जैसा कि तुम्हें याद ही होगा कि लास्ट चैप्टर के एंड में गबान ने ईमू के अगेंस्ट बैटल में अपना एक हाथ लूज कर दिया था। और इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लूफी को जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड है और वो खुद ही कंफ्यूज है कि इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बाद भी वो जिंदा कैसे है। और वो सोच रहा है कि कहीं वो गियर 5 से अपने नॉर्मल फॉर्म में ना आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ सकती है। और फिर हम देखते हैं कि लूफी गबान को बुला रहा होता है जहाँ गबान सोच रहा होता है कि क्या उसने मेरा एक हाथ निकाल लिया। और फिर लूफी गबान से सॉरी कहता है क्योंकि उसे बचाने की वजह से गबान को अपना एक हाथ लूज करना पड़ा। और फिर गबान लूफी से कहता है तू ये क्या स्टूपिड बातें कर रहा है। और वो लूफी से ये भी कहता है कि वो लूफी से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है और उसने जो कुछ भी किया वो एल्बाफ के लिए किया। और फिर गबान कहता है कि ऐसा लगता तो नहीं कि वो इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा। और फिर लूफी गबान से ईमू के बारे में पूछने लगता है कि वो कौन था और क्या था। और फिर अगले पैनल में हम देखते हैं कि गबान फिर से उठ के खड़ा होने लगता है और वो लूफी से कहता है कि वो कौन था ये जानने से क्या हो जाएगा, और वैसे भी वो एक ऐसा बंदा है जिसके बारे में किसी को नहीं जानना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी मुझे बताना पड़े तो वो है। और गबान के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है अंडरवर्ल्ड की तरफ जहाँ हमें ईमू की ब्लैक हाकी रिलीज होती हुई दिखाई जाती है। और फिर हम देखते हैं ईमू को जो कि पायरेट किंग की क्रू के बारे में कह रहा होता है कि वो लोग गॉड वैली में भी थे और तब मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आगे जाकर चीजें कुछ इस तरह होने वाली है। और फिर ईमू कहता है कि उस दिन सब कुछ मेरे हाथ में था और मुझे रॉक्स के साथ इन लोगों को भी देख लेना चाहिए था। और हम देखते हैं कि ईमू का हाथ पूरा ब्लैक हो चुका है। और फिर हम देखते हैं कि ईमू ट्रांसफॉर्म होने लगता है अपने न्यू फॉर्म में। और ईमू के इस ब्लैक हाथ को देखकर पता नहीं क्यों पर मुझे वो म्यूरल याद आने लगा जो हमें पहले दिखाया गया था। और फिर सीन शिफ्ट होता है सन वर्ल्ड की आउल लाइब्रेरी के बैक डोर बेसमेंट में जहाँ चॉपर वहाँ की बुक्स को देखकर कहता है थैंक गॉड ये बच गई। और रॉबिन उससे कहती है कि हाँ बिब्लो ने इन सबको बचा लिया। और फिर सॉल चॉपर से रिक्वेस्ट करता है बिब्लो से बात करने के लिए क्योंकि बिब्लो काफी टाइम से इन सबको कुछ बताना चाहता है। और ये सुनकर चॉपर कहने लगता है कि ठीक है पर मुझे तो लगता था कि ये बात ही नहीं कर सकता। और फिर अपना उल्लू बिब्लो अपनी भाषा में बड़बड़ाना चालू कर देता है और उसे देखकर चॉपर कंफ्यूज हो जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है ईमू की तरफ जिसकी बॉडी से काफी ज्यादा अमाउंट में उसकी ब्लैक हाकी रिलीज हो रही होती है जिसका इम्पैक्ट हमें लूफी और गबान पर भी देखने मिलता है। और फिर हम देखते हैं कि ईमू ट्रांसफॉर्म हो चुका है अपने नए फॉर्म में और इस फॉर्म में ईमू के सर पर 4 हॉर्न्स निकल आते हैं और उसके हाथ पूरे ब्लैक हो जाते हैं और ईमू साइज में भी पहले से काफी बड़ा हो जाता है और उसकी बॉडी भी काफी मस्कुलर हो जाती है। और अब ईमू अपने इस नए फॉर्म में लूफी और गबान के पास आ चुका है और वो गबान से कहने लगता है कि तुझमें कुछ तो बात है क्योंकि तू होने बामी यानी कि बोनीटर स्वॉर्ड के अटैक से बच गया, वो भी सिर्फ अपना एक हाथ लूज करके, और तू अभी भी जिंदा है। और ये सुनकर गबान कहता है कि इम्प्रेसिव तो तू भी है, तभी तो मेरे अटैक के बाद भी तू इतना जल्दी वापस आ गया। और फिर गबान कहता है कि मेरा एक हाथ कट चुका है लेकिन अगर मेरे पास मेरा दूसरा हाथ होता तो मैं तेरे लिए ताली जरूर बजाता। और फिर लूफी कहता है कि क्या ये वही बंदा है, इसने तो अपना अपीयरेंस ही चेंज कर दिया। और फिर गबान लूफी से कहता है कि ओ स्ट्रॉ हैट जल्दी से अपने फ्रेंड्स को लेकर एल्बाफ से चला जा। और ये सुनकर लूफी गबान से कहता है कि चुप हो जा ओल्ड मैन, मैं नहीं जा रहा। और फिर हम देखते हैं कि गबान इतनी इंजर्ड हालत में भी अपने बचे हुए एक हाथ से एक्स उठाता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। और वो लूफी से कहता है कि तू ऑलमोस्ट मर चुका है तो तू यहाँ कुछ नहीं कर सकता, तो इसलिए बेटर होगा कि तू यहाँ से चला जा। और फिर लूफी गबान से कहता है कि ओल्ड मैन हालत तो तेरी भी खराब है और तुझे क्या लगता है तू ऐसे फाइट भी कर सकता है। और फिर ईमू फिर से अपनी स्वॉर्ड होने बामी से गबान की तरफ एक जोरदार अटैक करता है और गबान लूफी को वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि ये अटैक गबान को लगे वहाँ हजरुद्दीन आ जाता है और वो अपने पंचेस से उस अटैक को ब्लॉक करके ईमू की तरफ एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन ईमू के डार्क ऑरा से उसे भी पेन हो रहा होता है लेकिन उसका पंच इतना पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट से ईमू भी उड़कर पीछे चला जाता है। और फिर ईमू के ओमेंस हजरुद्दीन की तरफ जाके ब्लास्ट करने लगते हैं लेकिन हजरुद्दीन किसी तरह से उन्हें डॉच कर लेता है। और फिर हजरुद्दीन कहता है कि भले ही पहले वो इन सब चीजों में फंस गया हो पर अब वो इस सब में नहीं फंसेगा। और फिर हजरुद्दीन गबान से उसकी इंजरीज के बारे में पूछने लगता है और पूछने लगता है कि उसका हाथ कैसे कट गया। और फिर गबान हजरुद्दीन को उन्हें बचाने के लिए थैंक्स कहता है। और फिर वो हजरुद्दीन से कहता है कि अभी जिस बंदे पर तूने अटैक किया है वो एक इमॉर्टल बंदा है और मुझे नहीं लगता कि इस बार हम जीत पाएंगे, तो तू स्ट्रॉ हैट लूफी को यहाँ से एस्केप करने में हेल्प कर। और फिर गबान लूफी से कहता है कि उसका यहाँ रुकना बिल्कुल पॉइंटलेस है पर लूफी वहाँ से जाने को मना करने लगता है। और फिर गबान लूफी से कहता है कि मेरी बात मान, तू इन सारी इंजरीज के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर लूफी गबान से कहता है कि मैं अपनी इंजरीज को हील कर लूंगा। और फिर गबान शॉक होकर कहता है कि क्या। और फिर लूफी गबान से कहता है कि इस फाइट से पहले उसने बहुत ज्यादा खाना खाया था जिसमें से कुछ उसने स्टॉक करके रखा जिसकी हेल्प से वो हील हो जाएगा। और ये सुनकर गबान लूफी से कहता है कि क्या बकवास कर रहा है ये, और मेरी बात मान, तू इस हालत में नहीं लड़
सकता। और फिर हम देखते हैं कि हजरुद्दीन के ऊपर अचानक से कुछ बॉम्ब्स ब्लास्ट होते हैं, जिसके पेन से वो चिल्लाने लगता है। और फिर गबान हजरुद्दीन से कहता है कि हजरुद्दीन मेरी बात मान, अभी लौट जाते हैं, जिससे हम इसके अगेंस्ट एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकें। और फिर हजरुद्दीन गबान से कहने लगता है कि यासान, मैं आपकी बातों को समझ सकता हूँ, लेकिन एल्बाफ के वॉरियर्स बैटलफील्ड में मरने के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड होते हैं और मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊँ। और अगर मैं मर भी गया तो मेरा भाई लोकी आप सबको बचाएगा। और तभी वहाँ पर लोकी भी आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं आ गया, तुम लोग क्या बात कर रहे हो। और फिर हजरुद्दीन और लोकी को देखकर लूफी भी काफी एक्साइटेड हो जाता है और जैसा कि उसने कहा था वो सच में अपना खाना डाइजेस्ट कर लेता है और वो हील हो जाता है। और फिर लोकी, लूफी और हजरुद्दीन ईमू पर एक कंबाइंड अटैक करते हैं, जिसे ईमू रोकने की कोशिश कर रहा होता है और इस अटैक का नाम होता है ट्रिपल सोवरेनिटी ऑफ द थंडर किंगडम। और ये चैप्टर यहीं एंड होता है। और पहले की तरह ही अगला वीक भी एक ब्रेक वीक होने वाला है, जिसमें कि हमें इन तीनों की ईमू के साथ बैटल देखने मिलेगी। और मैं तो इस चैप्टर के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ और तुम लोग कितना एक्साइटेड हो मुझे कमेंट्स में बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही मांगा एक्सप्लेनेशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।